नमस्ते दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी के हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। एनिसेंट हिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछ रहा है वो सभी क्वेश्चन को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें 86 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अभी लगभग 17-18 क्वेश्चन करूँगा और वीडियो ज़्यादा डबल होने की वजह से हम 17 क्वेश्चन 18 को ले पाते हैं। और जैसे जैसे हमको ज़्यादा समय मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो को ज़्यादा डालने का प्रयत्न करूँगा, जिससे कि आप लोग को सहूलियत अच्छी हो। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 87 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रही है जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी। सबसे प्रथम बार उदयन ने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई थी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक महान, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी में कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगी चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसको में अथी है नहीं, उदयन है नहीं। तो उदयन नहीं होने की वजह से पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई है जो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर की गई थी, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं देखते हैं, चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। ये पाटलिपुत्र जो हुआ, पाटलिपुत्र के स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर करवाई गई थी। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करवाई गई थी। हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। किसने किया था? हर्यक वंश के शासक था कौन? उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजगिरी से अपना राजधानी पटना में डाली थी, जिसे अभी पटना के नाम से जानी जाती है, उस समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। तो उस समय में राजगीर से अपना राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। और विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। जो कि दूसरा बार स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थी। इसमें नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को। आगे पढ़ता हूँ, आगे क्या है। 88 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रही है। 88 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, 88 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं हमसे, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलित किया था? तो सोना का मुद्रा गुप्त काल में किया गया था। लेकिन ऑप्शन को देखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पुष्यमित्र शुंग। और बी में क्या है? मेआंडर। और आगे क्या है? सी में क्या है? तो सी में है बीमा कदफिसेस। तो इसका राइट आंसर बीमा कदफिसेस होगा, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी, जो बीमा कदफिसेस होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। बीमा कदफिसेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेता हूँ। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करने वाला भारतीय उपमहाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रथम बार इसका योगदान काफ़ी था कुषाण शासकों द्वारा। और कुषाण शासकों बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन के श्रेय जाता है। किसका? कदफिसेस जो है, जो किसका जाता है? कुषाण शासकों के कदफिसेस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन का श्रेय जाती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। आगे देखता हूं। एट्टी एट नंबर क्वेश्चन कर रही है। 89 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रही है, जो काला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो काला के जो गंधार शैली थी जो किस समय में फली फूली थी, इसके बारे में। तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। किसके समय में? कुषाण के समय में फली फूली थी। इसके बारे में चलिए अगला स्लाइड में थोड़ा सा लेता हूँ। अगला स्लाइड पढ़ता हूँ। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में काला के क्षेत्रों में दो स्वतंत्र शैलों का विकास हुआ था, जिसमें वो गंधार शैली हुए थे, वो मथुरा शैली हुए थे। इन दोनों शैलियों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था। किसके ओर से?
तो ये कनिष्क की ओर से दिया गया था, ये दोनों शैली का। गंधार कला यूनानियों से प्रेरित थे, क्या है, प्रभावित थे। तो ये यूनानियों से, गंधार शैली क्या चीज़ से था, तो ये यूनानियों से था प्रभावित। देखता हूँ अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में किया गया था, जो कहाँ पे की गई थी, तो कश्मीर में की गई थी, कश्मीर के कुंडल ग्राम में की गई थी। इसमें हीनयान एवं महायान दो शाखा में बौद्ध धर्म को बांट दिया गया था। और इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ, आगे क्या है इसके बारे में दिया गया। इसके बारे में दी गई है, जब बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल में हुई थी। जैसे कि अभी जस्ट मैं बताए थे, किस में हुआ था, तो कुंडल में हुई थी। किसके कुंडल में, तो ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के जब कुंडल वन में हुई थी तो इसका अध्यक्ष जो था, जो वसुमित्र थे एवं तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष थे, और इसका जो अध्यक्ष था जो कौन था, वसुमित्र थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक एवं भाष्य से लिखने उन्हें विभाषा शास्त्र, क्या चीज़, उसे विभाषा शास्त्र भी कही जाने लगी। विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसे बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान में दो शाखाओं में बट गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, जो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसमें कि हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान में बौद्ध संगीति जो हुई है और जो बट गई थी। अगली नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन में, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो शुंग वंश के बाद कौन वंश ने भारत पर राज किया था। किसने, कौन वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मारा गया था। वसुदेव ने इसे मार दिया था, और वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी उसे कण्व या कण्वायन नाम से भी जाना जाता है। तो शुंग वंश के शासक यहीं से ब्राह्मणी वंश भी कहा जाता है, कि समान यही भी ब्राह्मणी वंश भी कही जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन में दी गई है। 92 नंबर क्वेश्चन है, राजा खरबेल का नाम जुड़े हुए है किससे। फिगर्स किससे जुड़ी हुई है, राजा खरबेल का फिगर्स है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख से है। कहाँ से है, हाथी गुफा अभिलेख से है, हाथी गुफा अभिलेख से है। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। कलिंग के चेंदी शासक खरबेल, चेंदी शासक कौन थे, तो चेंदी शासक थे खरबेल। यार चल नहीं रहा, खरबेल था चेंदी शासक, खरबेल था जो भारतीय इतिहास का महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से इसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। कोई तिथि नहीं था उस समय में, जो हाथी गुफा अभिलेख जो मिलती है उसमें कोई तिथि का निर्धारित नहीं की गई है, प्राप्त हुआ। इसमें खरबेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक एवं राजा होने के बाद से 13 वर्ष के शासन की घटना का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खरबेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्या है, खरबेल का एक खरबेल कौन था, तो राजा था। ये हाथी गुफा अभिलेख से
इनको थोड़ा सा नहीं चर्चित होते हैं। और हाथी गुफा अभिलेख से ये पता चलते हैं, हाथी गुफा अभिलेख से जी ये क्या थे, राजा थे। आगे पढ़ता हूँ 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन कर रही है हमसे, 93 नंबर क्वेश्चन दी गई है, जो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। गुप्त काल की क्या थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। आगे पढ़ता हूँ, थोड़ा एक स्लाइड लिए हुए हैं, इस स्लाइड को देखता हूँ इसमें क्या दी गई है। तो इसमें दी गई है, इसमें दी गई है क्या, एक सेकेंड प्लीज। इसमें दी गई है जो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे और संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश गुप्त युग में या तो त्याग दिया था या वहाँ के आवासन पर्याप्त विघटन हुआ था। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। जो पाटलिपुत्र में था, जो गांव में भी जो पाटलिपुत्र की तरह ही वातावरण था और यहाँ की नगर बनी हुई थी। हेनसांग जिस समय में भारत में आए थे उस समय की बात है। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर और सोगहौर और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी की महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र हांस के प्रमाण प्रस्तुत होता है। देखिए मथुरा जो था ना, तो मथुरा सबसे ज़्यादा उस समय में बाज़ार के लिए जानी जाती थी। बाज़ार जो था जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थे कहाँ पे, तो बाज़ार थे मथुरा में। कहाँ पे, मथुरा में। आगे बढ़ता हूँ 90 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त की जाती है। उत्तर भारतीय के लिए पूछी जाती है। तो ये क्या है, पश्चिम के लिए है कल्याण, ये पश्चिम के लिए, ये दक्षिण के लिए आ गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नहीं देखता हूँ गुप्त काल में कैसी व्यवस्था थी इसका। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत की तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका एवं जावा, सुमित्रा आदि के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारतीय का प्रमुख बंदरगाह गिरिकुच, जिसे कि भड़ौच, ऑप्शन नंबर सी पर था, भड़ौच लिखा हुआ है, तो भड़ौच नहीं होगी क्योंकि ये कहाँ के, पश्चिम की है, लेकिन उत्तर की पूछ रही है, तो उत्तर में इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 95 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 95 नंबर क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो अनुदान में देने वाला अगर कोई शासक था तो वो कौन था, तो वो गुप्त था। कौन था, तो वो गुप्त था। गुप्त के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख दिया गया है उसमें यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता हो सौंप दी जाती है। ग्रहिता को सौंप दी जाती है। जो ग्राम से जो भूमि, गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली जो आय थी उसको ग्रामिता को सौंप दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा गुप्त वंश के ही ब्राह्मण एवं मंदिरों में सबसे ज़्यादा अनुदान दिया गया था। एक क्वेश्चन और, सबसे ज़्यादा अगर दान देने वाला कोई शासक था तो ये गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखों के दान देने वाला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछी हुई है, आगे मैं इसका जरूर डिस्कस करवाऊंगा। 96 नंबर क्वेश्चन में दी गई है। 96 नंबर में मेरे भाई दिया हुआ है क्या, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था।
तो गुप्त में जो था, जो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6वां भाग दिया जाता था उसको, उपज का 1/6वां भाग दी जाती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को उद्रांग तथा भागकर कहा जाता, उद्रांग तथा भागकर कही जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो भागवत क्या है? भागवत संप्रदाय का विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की सबसे ज़्यादा थी। 1994 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। इसको पूछने की संभावना फिर से बन सकता है, इसको आप गौर फरमाइएगा ज़रा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं का शासन काल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। तो राजधर्म किसने बनाया था? तो गुप्तों ने राजधर्म बनाई थी वैष्णवों के। और जो वैष्णवो धर्म था, जो चरमो उत्कर्ष पर गुप्त राजाओं के शासन काल में था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़, जिसे गरुड़ को गुप्त का राजकीय चिन्ह माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको आप जरूर ध्यान फरमाइएगा, क्योंकि गरुड़ जो है, जो राजकीय चिन्ह है, गुप्त का राजकीय चिन्ह गरुड़ है। जो गरुड़ किसका है वाहन? तो विष्णु का वाहन गरुड़ है। किसने इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हैं तो प्रतिदिन सूर्य और दिन और रात होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्यभट्ट ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बिहार का ही थे आर्यभट्ट, अपना भारत के। ये बहुत उस समय में इन्होंने बताए थे, बहुत सारे बात बताए थे अंतरिक्ष के बारे में, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने से, मतलब दूरी पर घूमने से के कारण ही प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्यास्त होती है। अगली नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत वो है सौमिला, और सी में है शूद्रक, और डी में है सौनक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगी। इसके बारे में देखता हूँ, इसके बारे में क्या स्लाइड है। कह रही है जो सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। किसका? शैल क्रिया का जनक सुश्रुत को कही जाती है। यह काशी के रहने वाले थे। इसका काल 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। जो शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शौनक जो थे, जो ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। और ये डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है, जो वैद्य के बारे में पूछ रही है, तो वैद्य इनमें से तो कोई नहीं है। गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे जो सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है, जिसे कालिदास भाषा और कवि पुत्र के साथ याद किया करता था। जिन्हें भाषा के आधार पे, या जो कहिए वो कालिदास जिन्हें इन्हें अपने पुत्र के रूप में इन्हें याद करते थे। इस प्रकार का गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी है, जो बिहार लोक सेवा आयोग हुए, बिहार लोक सेवा आयोग, एक सेकेंड, बिहार लोक सेवा आयोग
चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी से हुई है और 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यता लगभग 600 ईसा बीसी में है और से 1500 बीसी के आसपास में है, तो करीब 1000 वर्ष के बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना संपूर्ण नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होनी चाहिए। अगली नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखता हूँ। अगली नंबर क्वेश्चन कर रही है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, अपना बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें अपना शिक्षा ग्रहण किया था। क्या चीज ग्रहण किया था? तो ये शिक्षा, योग शास्त्र का शिक्षा ग्रहण किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शास्त्र का दर्शन किया था? तो योग शास्त्र का शिक्षा ग्रहण की थी। थोड़ा सा नहीं इसके बारे में देखता हूँ। इसके कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईसा पूर्व में हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय आया था। कितना? 600 नालंदा विश्वविद्यालय में वो आया था। कब? 637 ईसा पूर्व में आया था। इस समय यहाँ का कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वहाँ के आचार्य जो थे, जो मेन आचार्य अभी हेड मास्टर कहते हैं, वो थे कौन थे? तो कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। लगभग 1.1/2 भाग, तो 1.1/2 वर्ष तक नालंदा में निवास करते थे। उसने योग शास्त्र का शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस शास्त्र के शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे? तो किस शास्त्र होगा? तो वो होगी शास्त्र, आपको उस शास्त्र का नाम है योग शास्त्र। क्या होगी? योग शास्त्र के अध्ययन करने। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ और कंची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा में आया और व्याख्या दिया था। उसके बाद में दोबारा आए थे नालंदा में, उसके बाद में व्याख्या दिए थे किस प्रकार से यहाँ स्थिति है, कैसी स्थिति है, ये सभी चीज़ के बारे में ये बताई थी। 101 नंबर क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्कर्ष कहाँ पे थे? तो मथुरा में थे, जो अभी जस्ट मैं इससे पहले बताए थे। कहाँ पे है? जथुरा से है, मथुरा में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। यह लिखता है कि मथुरा के बाज़ारों में बिकने वाले वस्तुओं को काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। उस समय में जो बाज़ार मेन था, जो मथुरा में हुआ करती थी। आगे पढ़ता हूँ। कवि के बारे में पूछता है, कवि बाण का निवास कहाँ था? तो कवि बाण पाटलिपुत्र से था, जो बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है, कवि बाण। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पाटलिपुत्र के क्षेत्र में ये निवास करते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्रा, कादम्बरी और चंडी शतक इसकी प्रमुख रचना थी। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रही है, एक बार फिर से देखता हूँ। 103 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 103 नंबर क्वेश्चन कर रही है, चीनी यात्री इतिंगसांग ने बिहार का भ्रमण किया था, तो कब किया था? लगभग 671-72 में किया था। 671-72 के आसपास की थी। तो इसमें कोई नहीं है ऑप्शन में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ, क्या दिया गया है इसके बारे में, कुछ विशेष है का? चीनी यात्री इतिंगसांग 671 से 72 ईस्वी में आया था। जब युवक था तो अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशोषण के देखते हुए इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने के निश्चय किया था। 37 को बौद्ध साहित्यों को के साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बात की थी और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे भी,
और ये पूरा विश्व की भ्रमण करने की बात की गई थी। उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय लिया और वह दक्षिण के समुद्र मार्ग से होकर भारत आया और 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और था। जो 693-94 में इसका लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीनी लौट गया। सुमात्रा होते हुए जब चीनी लौटता था समुद्र मार्ग से, तो इनको बहुत कठिनाई हुई थी। उस समय में इनको बहुत कठिनाई हुई थी, जिसमें सुनामी आ गई थी। समुद्र में सुनामी आ गई थी, लगभग 7-8 दिन तक लगी। ये सुनामी में ही इनको रहना पड़ा था। ये अपना एक बुक में लिखते हैं, दी गई है। अगली क्वेश्चन हमसे पूछ रही है 104 नंबर क्वेश्चन में, प्रसिद्ध चीनी यात्री हायान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने 399 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के आसपास में भारत में विभिन्न स्थलों पर भ्रमण किया था। तो ये 339 से 414 के ईस्वी के आसपास में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के उपाधि मिला है, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जानी जाती है। ये गुप्त वंश के राजा थे। 105 नंबर क्वेश्चन में कर रही है मेरे भाई। 105 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, गौर फरमाइए थोड़ा ज़रा। 105 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रही है, 1 सेकेंड। 105 नंबर क्वेश्चन कर रही, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। ये कुमार गुप्त कौन था, जरा इसके बारे में देखता हूँ। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शुक्रादित्य था। शुक्रादित्य को ही कुमार गुप्त कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जिसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम, शुक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से 455 ईस्वी के आसपास तक की थी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्या थी? महेंद्रादित्य भी दिया रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त भी दे सकता है और शुक्रादित्य भी दिया जा सकता है और महेंद्रादित्य भी दिया जा सकता है। वो ऑप्शन आप तीनों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन कभी भी एग्जामिनर आपसे चेंज कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है 106वां क्वेश्चन। क्या कर रही है? ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। किसका? जावा सुमात्रा से था। जावा सुमात्रा से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। पालवंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी तथा बौद्ध मतनाऊ था। क्या था? बौद्ध मतनाऊ था। अब परम संगत कहा गया था। किसका? परम संगत कहा गया था। इसके जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया गया था। ये 5 गांव दान में दी गई थी। यहाँ से ही 5 गांव इसको दान में दी गई थी। आज के लिए ये 106 क्वेश्चन है के आसपास में आ गई है। और एक वीडियो और लगेगा जिसमें कि एनिसेंट हिस्ट्री जो जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सभी बीपीएससी जो पूछा है सभी कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद।